बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल शमीर BKW वॉइस के मुअज़्ज़िज़ देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लड़की ने मकतूल की बहन के आगे हाथ जोड़े और कहा कि उसकी ये शिकायत मकतूल तक या उसकी मां तक न पहुंचाए। लड़की को ये डर था कि उसे घर से निकाल दिया जाएगा। मैंने मकतूल की बहन से कहा कि उसकी मां रहीम की बीवी की बहुत तारीफ करती है। बहन ने होठों पर तंजिया मुस्कुराहट लाकर कहा कि मेरी मां तो उसकी तारीफें करेगी ही, क्योंकि ये बेचारी सिर्फ अपने झल्ले खामद की ही खिदमत नहीं करती, बल्कि मेरी मां की मुट्ठी चापी और सारे जिस्म की मालिश भी किया करती है। और मां इशारा कर दे तो ये लड़की कठपुतली की तरह नाचने लगती है। इस लड़की की इतनी साफ गोई से मैं इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ कि मुझे कुछ शक भी होने लगा कि ये लड़की कहीं मुझे धोखा ही तो नहीं दे रही। ये समझने का तो मुझे तजर्बा था कि लड़की झूठ नहीं बोल रही थी। फिर भी मैंने हंसते मुस्कुराते उससे पूछ लिया कि इसकी इस साफ गोई की आखिर वजह क्या है। बेटियां अपनी माँ के इतनी खिलाफ तो नहीं बोला करती। बहनों को भाइयों के साथ मोहब्बत तो होती है, उसने कहा, लेकिन इस भाई के साथ मेरी जो मोहब्बत थी वो शायद आप अपने अंदाजे में ना ला सकें। मेरे इतने प्यारे भाई के कत्ल की जिम्मेदार हमारी माँ है। ये भाई माँ का पहला लड़का था, इसलिए माँ ने उसे खूब बिगाड़ा और हमारे अब्बा को अपने पाँव के नीचे दबा कर रखा और फिर बेटे की हल्लाशीरी करती रही कि बेटा मनमानियाँ करता रहे। मेरे भाई और उसके ससुराल में दुश्मनी हमारी माँ ने पैदा की। ये तो दुश्मनी ख़त्म कर सकती थी, लेकिन इस माँ ने दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ाई और रज़ा जैसे गुंडे के साथ मेरा भाई लड़ पड़ा। मेरे भाई और इसकी बीवी में हमारी माँ ने मोहब्बत पैदा होने ही नहीं दी, बल्कि बेटे को उसकी बीवी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। आप हैरान ना हो कि मैं सच क्यों बोल रही हूँ। असल इसकी वजह यह है कि मैं बचपन से निकलकर लड़कपन में दाखिल हुई तो एक सहेली के असर से मेरा ध्यान अल्लाह और नमाज रोज़े की तरफ हो गया। मैंने इसी उम्र में कुरान मजीद ख़त्म कर लिया था। अगर आप मुझे सच्ची लड़की समझते हैं तो एक सच और सुन लें। मेरी शादी का वक्त आया तो अपनी रिश्तेदारी में एक लड़का मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता था और मैं इसी के साथ शादी करना चाहती थी और हो भी सकती थी। ये ना समझे कि मेरी उसके साथ खुफिया मुलाकातें होती थीं। ऐसी कोई बात नहीं थी। बात इतनी ही थी कि ये लड़का मुझे अच्छा लगता था और मैंने अपने भाई को बता दिया कि मेरी शादी इस लड़के के साथ होनी चाहिए। भाई ने मेरी पसंद को पसंद किया और कहा कि मेरी शादी इसी लड़के के साथ होगी। भाई ने माँ को बताया और फैसले के लहजे में कहा कि शादी इसी लड़के के साथ होनी चाहिए। माँ ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि जहाँ वो चाहेगी वहाँ मेरी शादी होगी। ये हमारी माँ की आदत है कि अपनी चलाती है और किसी दूसरे की बात कितनी ही अच्छी क्यों ना हो उसे रद्द कर देती है। फिर हुआ यही कि मेरी शादी मेरी पसंद के खिलाफ की गई। मैंने उस खामद को कबूल तो कर लिया, लेकिन इस लड़के को अब भी देखती हूँ तो दिल में चुभन सी ज़रूर होती है। मैंने दिल को ये तसल्ली दे रखी है कि जो किस्मत में होता है वही मिलता है और अल्लाह का शुक्र है कि जो मिला वो ठीक है। ये लड़की कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, वरना ये दो लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करती, एक अनापरस्ती और दूसरा डिक्टेटरशिप। मैं समझ गया कि इसकी माँ अनापरस्त है और अपने ही फैसले ठोंसती है। ऐसे इंसान डिक्टेटर हुआ करते हैं। बहरहाल मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया कि लड़की अपनों और अपनी माँ के खिलाफ ही क्यों बोल रही है। मैंने उससे रहीम के मुतालिक पूछा। उसने वही बातें बताईं जो मैं पहले दूसरों की ज़बानी सुना चुका हूँ। उसने इस बात की तायीद की कि रहीम को ये एहसास ही नहीं कि वो इस लड़की का खामद है जो उसके साथ कमरे में रहती है। रहीम की बीवी ने मकतूल की बहन को ये बात बताई थी। ये भी कि बीवी रहीम के साथ प्यार और मोहब्बत करती रहती है। ये भी मालूम हुआ कि रहीम रात को दूसरे कमरे में सोया करता था। उसने नींद की गोली खाई हुई होती थी। कभी कभी बीवी उसे बहला फुसला कर अपने कमरे में ले आती थी। मकतूल की बहन से नई बात ये मालूम हुई कि रहीम चुपचाप रहता है और जब चलता फिरता है तो नॉर्मल लगता है, लेकिन चलते चलते रुक जाता है, फिर उसके आंसू बहने लगते हैं या हंसने लगता है। नई बात ये मालूम हुई कि उसे कभी कभी गुस्सा आ जाता है। गुस्से की हालत में उसके सामने जो चीज़ भी आए वो तोड़ देता है। मकतूल की बहन ने दो वाक़यात सुनाए जो एक ही जैसे हैं। बाहर कहीं एक लड़के ने उसका मजाक उड़ाया।
उसने उस लड़के की गर्दन अपने दोनों हाथों में पकड़ ली और गर्दन ऐसी दबाई कि लड़के की आंखें बाहर आ गईं। अगर उसे 2-3 बड़े आदमी छुड़ा ना लेते तो लड़का मारा गया था। 2-4 महीनों बाद एक और लड़का उसे छेड़ बैठा तो उसकी गर्दन भी रहीम ने इस तरह दबोची कि दूसरों ने छुड़ा लिया। ये 2 वाक़यात सुनकर यह शक पैदा हो गया कि मकतूल को उसी ने ही कत्ल न कर दिया हो, क्योंकि मकतूल की गर्दन भी दोनों हाथों से दबाई गई थी। मेरे लिए ज़रूरी हो गया कि रहीम को देख लूं और उसके साथ कुछ बातें करूं और देखूं कि वो अकल की कोई बात करने के काबिल है या नहीं। मकतूल की बहन ने मुझे अच्छी खासी रोशनी दिखा दी थी। रज़ा पर शक पुख्ता होता जा रहा था। कुछ शक इस जराइम पेशा आदमी पर था जिसने उनकी नुकरानी को दाश्ता बनाया हुआ था। 3-3:30 का वक्त हो गया था। लाश पोस्टमार्टम के बाद आने ही वाली थी। मुझे मालूम था कि लाश आई तो यहाँ क्या कोहराम बपा हो जाएगा। मैं उससे पहले यहाँ से निकल जाना चाहता था। मकतूल के बाप को बुलाकर कहा कि रहीम को मेरे पास ले आए। मकतूल की बहन को मैंने फारिग कर दिया। रहीम के बाप ने कहा कि वो तो पगला लड़का है, इससे आप क्या पूछ सकेंगे, इसे रहने ही दें। मैंने उसे कोई वजह ना बताई, बस इतना कहा कि इसे मेरे पास छोड़कर बाप बाहर चला जाए। बाप गया और 5-7 मिनटों बाद रहीम को साथ ले आया। मैंने उठकर रहीम का इस्तकबाल किया और हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसने पहले की तरह अब भी मेरे हाथ की तरफ देखा और अपना हाथ मेरी तरफ न किया। मैंने आगे बढ़कर बाजू उसकी कमर में डालकर उसे अपने साथ लगा लिया और प्यार से कहा, बैठ जाओ। वो कुर्सी पर बैठ गया और चेहरे पर हैरत का तासुर लिए मेरे मुंह की तरफ देखता ही रहा। रहीम भाई, मैंने कहा, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारा भाई मारा गया है। भाई? रहीम ने कहा, कौन भाई? झूठ, नहीं मारा गया। तुम्हारे कितने भाई हैं? रहीम ने बेतासुर सी आवाज़ में कहा और फिर हंसना शुरू कर दिया। क्या तुम्हारी बीवी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मैंने पूछी। रहीम ने संजीदगी से कहा, बताया? किसको बताया? और वो पागलों की तरह हंसने लगा। मैंने उसके साथ कुछ और बातें की तो उसने ऊट पटांग बोलना शुरू कर दिया। मैं पूछता कुछ और तो वो हंस पड़ता या जो मुंह में आया कह देता था। फिर वो मेरे कुछ कहे बगैर ही पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी जहनी कैफियत ने मेरे शकूक व शुबहात ख़त्म कर दिए। उसके बाप को बुलाकर कहा कि इसे ले जाए। मैं थाने जाने के लिए उठ ही रहा था कि हेड कांस्टेबल आ गया। पोस्टमार्टम हो गया था और लाश आ रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही थी कि मकतूल को हाथों से गला घोंट कर मारा गया है। जिस्म पर ज़रब या ज़ख्म का कोई निशान नहीं था। मौत रात 12 और 12:30 के दरमियान वाक़ हुई थी। फसादी और शैतान फितरत औरत। थाने जाते ही मैंने मुखबरों को तलब किया। मुखबरों ने खुद ही आ जाना था, लेकिन मैं अपनी आदत के मुताबिक चाहता था कि वो जल्दी आ जाए। मुअज़्ज़ज़ किस्म के मुखबरों को बुलवाने की ज़रूरत नहीं थी। वो तो थानेदार की खुशनुदी की खातिर खुद ही आ जाया करते थे। मैं सबसे पहले मकतूल के घर के हालात वगैरह मालूम करना चाहता था। सबसे पहले मकतूल के मोहल्ले का एक ऐसा साहिब हैसियत शख्स आया कि मैं किसी को बताता कि ये मेरा मुखबिर है तो कोई भी तस्लीम न करता। थानेदारों की तफ्तीशी कहानियों से आप जान चुके होंगे कि जासूसी का सिस्टम किस तरह काम करता है। यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी नहीं समझता कि फ़लाँ किस वक्त आया और उसने क्या बताया। मैं इन सब की रिपोर्टों का निचोड़ आपको सुना देता हूँ। मुझे इस घर में जाकर जो कुछ मालूम हुआ था, ये सारी रिपोर्टें इसकी तायद करती थी। मकतूल कोई ऐसा शरीफ आदमी नहीं था कि लोग उसकी शराफत के चर्चे करते, और वो कोई ऐसा बदमाश भी नहीं था कि लोग उसका शुमार बदमाशों में करते। मकतूल का घराना कोई नेक नाम घराना नहीं था। मकतूल का बाप बीवी का मुरीद था और घर से बाहर बड़ा चौधरी बना फिरता था। चौधरी की ये दूसरी बीवी यानी मकतूल की माँ फसादी और शैतान फितरत औरत थी। मुखबरों की रिपोर्टों से तस्दीक हो गई कि ये औरत मकतूल की बीवी को बहुत तंग करती थी। उसकी तफसीलात पहले सुना चुका हूँ। ये भी साबित हो गया कि मकतूल और उसके साले रज़ा की आपस में दुश्मनी पैदा हो चुकी थी। उनकी लड़ाई भी हुई थी और मकतूल ने रज़ा को चाकू मारा था। यह भी पता चला कि रज़ा ने 2-3 बार कहा था कि वो मकतूल को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। एक मुअज़्ज़िज़ मुखबिर ने कहा कि इस ख़ानदान पर अल्लाह की लानत एक न एक दिन पड़नी ही थी। इस चौधरी ने एक गरीब बाप की बेटी उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर खरीदी और अपने पागल बेटे के साथ ब्याह दी। ये तो ज़्यादातर मुखबरों ने बताया था, लेकिन इस मुअज़्ज़िज़ आदमी ने ख़ास तौर पर कहा
کہ یہ لڑکی اپنی اور اپنے خاندان کی شرافت میں شہرت رکھتی ہے۔ میں رات بہت دیر تک رپورٹیں سنتا رہا اور اپنا ذہن بناتا رہا۔ اگلے روز صبح پھر 1-2 رپورٹیں آئیں۔ مختصر بات یہ کہ مجھے کوئی نئی بات معلوم نہ ہوئی جس سے میں کسی سراغ تک پہنچ سکتا۔ اس کے بعد میں نے مقتول کی بیوی اور رضا کو نکرانی اور اس بدماش کو تھانے بلوایا جس کی وہ داشتہ تھی۔ میں نے پہلے نہیں بتایا کہ یہ جرائم پیشہ بدماش تھانے کا رجسٹر بستہ بے ہونڈا تھا۔ 2-3 وجوہات ایسی تھیں کہ اس بدماش پر مجھے کوئی زیادہ شک نہیں تھا۔ اس سے زیادہ اہم نکرانی تھی۔ یہ سب تھانے میں آئے تو میں نے پہلے مقتول کی بیوی کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا۔ اس لڑکی میں یہی ایک نقص نکالا جا سکتا تھا کہ اس کا رنگ سانولا تھا، لیکن گہرا سانولا نہیں تھا۔ چہرے کے نقش اچھے تھے، مطلب یہ کہ خوبصورت نہیں تھی تو بدصورت بھی نہیں تھی۔ میں نے اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ اس کے والدین اس کے خاوند کی موت کی اطلاع پر وہاں گئے تھے۔ بیوی نے بتایا کہ کوئی بھی نہیں گیا اور نہ کوئی جائے گا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ان کی دشمنی گہری ہو گئی تھی۔ عام طور پر ناراض رشتہ دار بھی ماتم کی اطلاع پر رسمی طور پر چلے جایا کرتے ہیں۔ میں نے مقتول کی بیوی سے پوچھ گچھ شروع کی تو اس نے بالکل ویسی ہی باتیں سنائیں جو میں پہلے سنا چکا تھا۔ وہ بھی زیادہ الزام مقتول کی ماں کے سر دھرتی تھی۔ کہتی تھی کہ ماں اس کے اور اپنے بیٹے کے درمیان حائل رہتی تھی، برداشت ہی نہیں کرتی تھی کہ اس کا بیٹا بیوی کے ساتھ اچھا اور پیار محبت والا تعلق رکھے۔ بیوی نے ایک بات بالکل ہی نئی بتائی، وہ یہ کہ مقتول نے اسے طلاق لکھ کر دے دی تھی، پھر اسے جانے دیا تھا، لیکن بیوی نے یہ طلاق نامہ صرف اپنے بھائی رضا کو دکھایا تھا اور بھائی نے یہ تحریر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ بیوی کے بیان کے مطابق رضا نے کئی بار اپنے ماں باپ سے کہا تھا کہ طلاق لے لو اور اپنی بیٹی کو اس جہنم سے نکالو، لیکن ماں باپ نہیں مانتے تھے۔ اب طلاق نامہ لے کر رضا نے بہن سے کہا کہ 1-2 دنوں بعد ماں باپ کو دکھائے گا اور پھر عدالت میں خرچے کا دعویٰ کریں گے۔ بیوی نے یہ بھی کہا کہ انہیں جب پتہ چلا کہ اس کا خاوند قتل ہو گیا ہے تو بیوی نے اور رضا نے بھی کہا کہ قتل اس کی ماں کو ہونا چاہیے تھا۔ تم لوگوں نے گھر میں یہ تو سوچا اور آپس میں باتیں کی ہوں گی کہ تمہارے خاوند کو کون قتل کر گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو قدرتی بات ہے، بیوی نے جواب دیا۔ ہم سب خیالوں کے گھوڑے دوڑاتے رہے لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ بھائی رضا نے کہا کہ یہ شخص اپنے آپ کو بدماش سمجھنے لگا تھا اور اسی چکر میں کسی کے ہاتھوں پار ہو گیا ہے۔ میں نے رحیم کی بیوی اور نکرانی کی بات چھیڑ دی تو مقتول کی بیوی نے مقتول کی بہن کی سنائی ہوئی باتوں کی تصدیق کر دی، لیکن اس نے اس واقعہ کا ذکر نہ کیا جس میں مقتول کی بہن نے مقتول کو نکرانی پر دست درازی کرتے دیکھا تھا۔ اس نے یہی بتایا کہ مقتول نکرانی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا اور اس کے ساتھ اس طرح بولتا چالتا اور حرکتیں کرتا جیسے وہ نکرانی نہ ہو بلکہ اس کی دوست ہو اور اسی کی سطح کی عورت ہو۔ رحیم کی بیوی کے متعلق اس نے کہا کہ جب بھی رحیم باہر نکل جاتا تھا تو مقتول اوپر اس کی بیوی کے پاس جا پہنچتا تھا۔ اس نے بھی رحیم کی بیوی کی شرافت کی بہت تعریف کی اور کہا کہ ساس کی خدمت لونڈیوں کی طرح کرتی اور اس کے اشاروں پر ناچتی تھی، اس لیے ساس اس پر بہت خوش رہتی تھی، لیکن اصل میں وہ مقتول کی بیوی میں گھل مل گئی تھی، اس کی سنتی اور اپنے دل کی سنایا کرتی تھی۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ رحیم کی بیوی نے اسے بتایا تھا کہ 2 مرتبہ ایسے ہوا کہ مقتول اوپر رحیم کے کمرے سے نکل رہا تھا یا شاید کمرے میں ہی تھا کہ رحیم آ گیا اور مقتول وہاں سے کھسک آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ یہاں کیوں آیا تھا۔ رحیم کی بیوی نے بڑی مشکل سے اسے ٹھنڈا کیا۔ رحیم نے یہ الفاظ کہے تھے کہ پھر کبھی اس کمرے میں آیا تو میں اس کا گلا دبا دوں گا۔ گلا دبانے کی بات سے میں چونکا اور مقتول کی بیوی کے ساتھ ایک شک ذہن میں رکھ کر کچھ باتیں کی تو بیوی نے اپنی رائے یہ دی کہ رحیم بالکل بے حس آدمی ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے تو اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے۔ مقتول کی بیوی یہ بات یقینی طور پر کہتی تھی کہ رحیم کی اور مقتول کی آپس میں کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، جیسے دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ جھلے کی بیوی اور نکرانی کی رازداری۔ مقتول کی بیوی کے بعد اس کے بھائی رضا کو بلایا۔
उस शख्स पर मुझे शक था और इस शक की बैकग्राउंड भी थी। मैंने बनावटी सा अफसोस अपनी आवाज़ में पैदा करके कहा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि उसका बहनोई मारा गया है। रज़ा ने कहा कि अफसोस उसे भी है, लेकिन खुशी तब होती कि उसकी माँ मारी जाती। असल फसाद की जड़ तो उसकी माँ है। माँ ऐसी ना होती तो मेरी बहन भी खुश रहती, और यही खामन जो माँ की वजह से कत्ल हो गया है मेरी बहन के साथ ठीक ठाक रहता जिस तरह अच्छे मियाँ बीवी रहते हैं। यहीं से रज़ा ने वही बातें शुरू कर दी जो मैं पहले इतनी बार सुन चुका था कि ज़बानी याद हो गई थी। मैंने इस तवक्का पर उसे बोलने से ना रोका कि हो सकता है इससे कोई नई बात मालूम हो जाए, मगर वक्त ज़ाय होने के सिवा कुछ हासिल ना हुआ। मैंने उसकी और मकतूल की लड़ाई का हवाला दिया और पूछा कि ये कहाँ तक सही है कि मकतूल ने उसे चाकू मारा था। उसने फ़ौरन सारा वाक़या सुना दिया। वो कहता था कि मैंने उसे आराम से समझाने की नीयत से गली में रोका था। मेरी नीयत लड़ाई झगड़े की थी ही नहीं, लेकिन वो यक लख्त गर्म हो गया। मैंने उसे फिर भी समझाया कि देखो ये रिश्ता कैसा है, लेकिन वो तो अपने आप को मालूम नहीं क्या समझ रहा था। यहाँ से लड़ाई हुई। मैं हैरान हूँ रज़ा, मैंने कहा, तुम जैसा रोब दाब वाला आदमी चाकू का जख्म खाकर भी किस तरह बर्दाश्त कर गया? तुम तो उसे उड़ा ही सकते थे। खुदा गवाह है मलिक साहब, रज़ा ने कहा। मैं सिर्फ अपने बाप की इज्जत की खातिर चुप रहा, लेकिन ये चोट बर्दाश्त नहीं की। 2 ही दिनों बाद मैंने मकतूल को कब्रिस्तान की तरफ जाते देखा। फ़ौरन 2 आदमी साथ लिए और मैं उसके पीछे चला गया। आगे गहराई आती है। उसे पकड़कर नीचे ले गए और खूब फेंटी लगाई। घोंसों की मार दी ताकि ज़ाहिरी कोई ज़रब या ज़ख्म ना हो। छुड़ाने वाला कोई नहीं था। वो बेहोश नहीं हुआ, बाकी कोई कसर रहने नहीं दी। अब देखें मलिक साहब, ये शख्स कितना कुछ बहादुर था। घर जाकर मेरी बहन को मारा पीटा और अपनी माँ से भी पिटवाया और तलाक लिखकर बहन के हाथ में दी और घर से निकाल दिया। मेरी बात सुनो रज़ा भाई, मैंने कहा, छोड़ो इन लंबी चौड़ी बातों को। तुम्हें मैं अपना दोस्त समझता हूँ, तुम मुझे अपना दोस्त समझो। मैं कहता हूँ तुमने अपनी बहन की पिटाई और तलाक का इंतकाम इस तरह लिया कि मकतूल को कत्ल कर दिया। तुम हाँ कहो और पर्दा मैं डालूँगा। उसके चेहरे पर कोई तब्दीली ना आई, वो ज़रा सा भी ना चौंका। सिर्फ ये तब्दीली आई कि उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई जो शायद तंजिया थी। जनाब मलिक साहब, उसने कहा, ये आपका हक भी है और आपको इख्तियार भी हासिल है कि जिस पर चाहें इस पर कत्ल का या किसी भी जुर्म का इल्ज़ाम आयद कर दें। मैं अर्ज़ करूँगा कि मेरे लिए किसी को कत्ल करवाना कोई मुश्किल काम नहीं। इस शख्स को अगर मैं कत्ल करने का इरादा कर लेता तो जहाँ कब्रिस्तान से परे उसे मारा पीटा था वहीं कहता कि इसे ख़त्म कर दो और यहीं कहीं ज़मीन में दबा दो। मैं सिर्फ कत्ल करता, मार पिटाई की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर ये भी सोचें कि उसके घर जाकर कत्ल करना कितना ख़तरनाक काम था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि रात को वो कौन से कमरे में सोता है। मैं तो उससे बहन की तलाक लेना चाहता था जो उसने दे दी है। मैंने अगले ही रोज़ एक वकील के साथ बात कर ली थी कि इस शख्स पर बच्ची के खर्चे का दावा दायर करूँगा। अगर आपको यकीन ना आए तो इस वकील को बुलाकर पूछ लें, और फिर मैं आपको इन 2 आदमियों के नाम बता देता हूँ जिनसे मैंने मकतूल को पिटवाया था। 2 और आदमी हैं जिन्हें ये बात मालूम है। इन सब को बुला लें और पूछ लें। मैं फिर कहता हूँ कि कत्ल ही करना होता तो मैं मकतूल की माँ को कत्ल करता। ये ना समझें कि मैंने उसकी इस बात पर यकीन कर लिया और उसे छोड़ दिया। मैं उससे कुछ ना कुछ पूछता रहा और जिरह भी करता रहा और बात से बात निकाल कर उसे इस मकाम तक लाने की कोशिश भी करता रहा जहाँ मुश्तबों और मुल्ज़िमों के मुंह से बेअख्तियार इकबाली बात निकल जाती है। लेकिन ये शख्स पूरे एतमाद के साथ मेरी हर बात का तसल्ली बख्श जवाब देता चला गया। फिर भी मैंने उसे बिल्कुल साफ ना समझा और उसे कहा कि वो थाने में ही रहे क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी और वो अपनी बहन को घर भेज दे। नुकरानी और 10 नंबरिया बदमाश आए बैठे थे। मैंने पहले नुकरानी को बुलाया। उसे देखकर मैंने महसूस किया कि वाकई इस औरत में एक ख़ास किस्म की कशिश है। चेहरा भी अच्छा, चेहरे का रंग भी अच्छा और जिस्मानी साख्त तो ख़ास तौर पर बहुत ही अच्छी थी। उसके चेहरे पर जो तासुरात थे उनसे मैं बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ था। उसे बिठाया और बेतकल्फ़ी के अंदाज से कुछ बातें करके उसकी घबराहट कम की और ये भी कहा कि इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं।
इससे कुछ बातें मालूम करनी हैं। मैं उसके बयान को तूल नहीं दूंगा क्योंकि उसने मकतूल के घर और घर के हर फर्द के मुतालिक वही तफसीलात सुनाई जो पहले ही मुझ तक पहुंच चुकी थीं। मकतूल के अखलाक और चाल चलन के मुतालिक मकतूल की बहन ने जो बातें सुनाई थीं वही उस नौकरानी ने भी सुनाई। वो वाक़या भी सुना दिया जिसमें मकतूल ने कमरे में उस पर दस्त दराजी की थी। मुझे शक ये था कि उसने अपने 10 नंबरीय बदमाश यार को बताया होगा और उस शख्स ने मकतूल को कत्ल करवाया। लेकिन एक तो ये शक कमज़ोर था और उसके साथ ये ख्याल भी आता था कि कत्ल करना होता तो कहीं बाहर करता। घर में आकर इस तरह कत्ल करना मेरी समझ में नहीं आता था। नुकरानी नौकरी छोड़कर चली ना जाती और उस घर में मौजूद होती तो फिर शक पुख्ता हो सकता था कि इस औरत ने मकतूल का गला घोंटा है। इश्तियाल की वजह मौजूद थी लेकिन नौकरानी इस घर में नहीं थी। उसे भी मैंने सवाल जवाब और जिरह की चक्की में पीसना शुरू कर दिया। उसने बड़ी जुर्रत से तस्लीम किया कि वो इस 10 नंबरीय जराइम पेशा बदमाश की बाकायदा दाश्ता है। अपने खामद के मुतालिक उसने बताया कि दूसरी कमज़ोरी के अलावा वो चर्स का नशई भी हो गया है। उसने ये भी कहा कि वो नौकरी सिर्फ इस ख्याल से करती है कि लोग ये समझें कि हलाल की कमाई पर गुजारा करती है। फिर उसने बताया कि मकतूल ने जब उस पर दस्त दराजी शुरू कर दी थी तो उसने इस बदमाश को बताया था। इस बदमाश ने उसे कहा था कि यह बहुत बड़ा घर है इसलिए इनसे टक्कर नहीं ली जा सकती, बेहतर है नौकरी छोड़ दी जाए। इस तरह नौकरानी ने इस घर की नौकरी छोड़ दी। उसने ये बात बड़े फ़ख्र से कही कि उस शहर का कोई आदमी नहीं कह सकता कि मेरे उसके साथ ऐसे वैसे ताल्लुकात हैं। इतनी सी बात तो मैं समझता था कि ये औरत खासी मक्कार है, फिर भी उसने मुझे मुतमईन कर दिया था। मैंने उससे रहीम और उसकी बीवी की बात शुरू कर दी। उसकी रिपोर्ट और राय बिल्कुल वही थी जो मकतूल की बहन और मुखबिर दे चुके थे। नुकरानी ने बताया कि ऊपर के कमरों की झाड़ पूंछ वही किया करती थी।